I love you. I love you. I love you. आई लव यू। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आई लव यू। ये मैं किसी को इजहार नहीं कर रहा हूँ। और इस वर्ड को सुनते ही लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन ये 3 वर्ड अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो फिर उस कंप्यूटर का मालिक भगवान ही होंगे, क्योंकि ये आई लव यू एक कंप्यूटर वायरस है। ये कोई प्यार का इजहार नहीं है। इसको लव बग या लव लेटर फॉर यू भी कहते हैं। यह एक कंप्यूटर वायरस है। यह वायरस 5 मई 2000 ईस्वी को पूरे दुनिया में फैला था। 5 मई 2000 को आप समझ सकते हैं, 2000 ईस्वी उस टाइम में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और हर एक कोई नहीं, 1000 में एक आदमी को मालूम होता था कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, जिसमें लगभग 10 मिलियंस कंप्यूटर इससे प्रभावित हुआ। यानी कि इस वायरस से जब कंप्यूटर में स्प्रेड किया तो लगभग 10 मिलियंस कंप्यूटर इससे डिफेक्ट हुआ। और ये जो फैलता था वो एक ईमेल अटैचमेंट के थ्रू फैलता था, यानी कि ईमेल के थ्रू। ईमेल के सब्जेक्ट में जो लिखा होता था वर्ड वो होता था आई लव यू, जो अट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया था कि ताकि कोई इसे अट्रैक्ट हो जाए और इसको ओपन करने के लिए उतावला हो जाए। और अटैचमेंट में जो अटैच फाइल किया जाता था उस फाइल का जो नाम था वो था लव लेटर फॉर यू .txt.vbs। VBS एक फाइल एक्सटेंशन है जो कि प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग में किया जाता है। इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। और ये .txt एक टेक्स्ट फाइल है। तो VBS जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो .VBS वाले एक्सटेंशन ये जो लिखा हुआ है ये हाइड हो जाता है कंप्यूटर में। ये दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई देता है TXT तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो लोग इसे समझते हैं ये कोई TXT फाइल है, कुछ मैसेज होगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, इसको ओपन किया जाए। जैसे इस अटैचमेंट को ओपन करता कोई, वो पूरे कंप्यूटर में अपने आप फैल जाता और रिप्लिकेट होने लगता। फाइल इतना ओवरराइट करने लगता, बहुत सारे फाइल को हाइड करने लगता। ये MP3 फाइल जैसे सॉन्ग्स के फाइल थे उसको हाइड कर देता। और सबसे खास बात इसका था कि जो आपके कंप्यूटर में ईमेल एड्रेस बुक था, यानी कि आउटलुक एक्सप्रेस का, आउटलुक जो जिससे हम ईमेल करते हैं, एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, उस आउटलुक एक्सप्रेस के जितने भी एड्रेस होते थे उस एड्रेस पे ये अपने आप ईमेल कर देता था इसको अटैच करके। यानी कि एक किसी कंप्यूटर में फैला और उस कंप्यूटर में 50 एड्रेस है किसी का ईमेल, वो अपने आप 50 पे भेज दिया करता था। फिर वो 50 में सोचो, एक एक कंप्यूटर में अगर वो 50 में है तो वो फिर अगले 50 को भेज दिया करता था, जिससे कंप्यूटर हार्म होते थे और कंप्यूटर फाइल ओवरराइट होने लगता था, हाइड होने लगता था, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। और क्योंकि ये इस वायरस को डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, उस टाइम नया नया था और ये बहुत ही डेंजरस वायरस था। इस वायरस को डिटेक्ट करने और फाइल को रेक्टिफाई करने के लिए, रिकवरी करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होने लगे। लेकिन ये इतना डरावना वायरस था कि ये एक डिपार्टमेंट को मतलब ख़राब करने लगा बहुत सारे। और इसको जो बनाने वाला था, ये एक्चुअली इसका जो ओरिजिन हुआ वो था, ओरिजिन जहाँ मतलब ये फिलीपींस में बनाया गया। फिलीपींस जो एशिया कंटिनेंट का ही एक देश है। इस देश में जो जिसने बनाया था वो लड़का था ओनेल डी गुज़मैन। ये एक 20 इयर्स ओल्ड एक लड़का था जिसने स्टूडेंट्स था कह सकते हैं। और इसने स्टडी के दौरान फ्री इंटरनेट यूज़ करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट बहुत महंगा होता था और ये उतना मतलब पैसे वाला नहीं था, बहुत गरीब सा था, जिस वजह से इसको यूज़ करना था इंटरनेट, जिस वजह से सिर्फ इसका इंटेंशन था फ्री इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस वायरस को बनाना। इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस वायरस को फैलने से इतना नुकसान हो सकता है और इतना बड़ा ये डेंजरस वायरस हो सकता है। इसने इस वायरस को बनाया ताकि वो फ्री इंटरनेट यूज कर सके, यानी कि वो दूसरे के कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाए और उसको वहाँ का जो इंटरनेट यूज़र आईडी और पासवर्ड हो इसको मिल जाए और वो इंटरनेट यूज़र पासवर्ड एंट्री करके ये इंटरनेट को यूज कर सके अपने पढ़ाई के लिए। तो सिर्फ इसका इंटेंशन यही था, ये चाहता था कि जो हमारा इंटरनेट है वो हमें फ्री मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। इसका ये मकसद था। इसका ये मकसद नहीं था कि पूरे विश्व को तहस नहस करना है कंप्यूटर को। तो ये पढ़ाई करते करते इसने बनाया और ये जानता नहीं था। लगभग एक अनुमान लगाया जाता है कि इस वायरस के फैलने से लगभग 5.5 से लेके 8.7 बिलियन डॉलर US डॉलर का नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड में। और बहुत सारे
इम्पोर्टेंट एजेंसी, बहुत सारे फेमस एजेंसी ने अपना तो ईमेल सिस्टम ही बंद कर दिया। इतना डर गए सब लोग। पेंटागन जैसे, CIA जैसे एजेंसी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इन्होंने अपना मेल सिस्टम को ही बंद कर दिया था। बाद में इस पर जब इस पे कुछ इसको पकड़ने के लिए, यानी कि जिसने स्प्रेड किया, किस IP से स्प्रेड हुआ, इस IP को पकड़ने के लिए कुछ टेलीफोन जिस नंबर को यूज़ कर रहा था उस नंबर को ट्रेस करके इसको मतलब इसको पकड़ा गया, ओनेल डी गुज़मैन को। लेकिन उस टाइम में फिलीपींस में IT फ्रॉड के लिए कोई भी कानून नहीं था जिस पे उस पर मुकदमा चलाया जाए या उसको इम्प्रिजनमेंट या कुछ पनिशमेंट दिया जाए। तो उसको एक सिंपल सा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अंदर इसको पनिशमेंट दिया गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्योंकि ये नया था उस टाइम में, वायरस और IT सेक्टर उस टाइम उभर रहा था, जिस वजह से वैसा कोई कानून नहीं था। तो जैसे कि अपने इंडिया में 2005 आई थिंक जो IT एक्ट है, जो 2005 जो अपने इंडिया में चलता है, साइबर एक्ट, तो उस तरीके से यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। और ये वायरस इतना ख़तरनाक था कि ये अपने आप ही रिप्लिकेट करता और डिस्ट्रॉय कर देता। तो आप अनुमान लगा सकते हो 8.7 बिलियंस, और इसको रिकवरी करने में भी पैसे खर्च हो रहे थे बहुत ज़्यादा। यानी कि जो अब जैसे बड़े अच्छे एजेंसी में या बड़े अच्छे ऑफिस में उनका इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर वो करप्ट होने लगा तो उसको रिकवरी करने में उस टाइम बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। आज बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने टूल्स बनाया है जिससे आसानी से रिकवर किया जा सकते, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। तो ये था एक वायरस जिसका एक शॉर्ट व्यू मैंने दिया है कि ये नाम का एक वायरस था जो बहुत ही डेंजरस था। अगर ये किसी कंप्यूटर में इंटर कर जाए तो उस कंप्यूटर का तो फिर भगवान ही मालिक थे। तो ये प्रॉब्लम था इस वायरस का। और सोच सकते हो इस इंटेंशन नहीं था कि किसी कंप्यूटर को ख़राब करना है, इसका इंटेंशन था हमें फ्री इंटरनेट यूज़ करना, जिस वजह से ओनेल डी गुज़मैन ने इसको बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।